हम्म, फ्रीजिंग इंजरी, ये सब कर लिया था, थर्मो पीरियडिज्म, पैथोलॉजी और अच्छा चिलिंग इंजरिंग, फ्रीजिंग इंजरी है ना। यस सर। हीट इंजरी, कोरल्स वाला पॉइंट भी करा दिया था ना। हाँ सर। ओके, कोरल्स वाला पॉइंट भी हो गया है ना। और ठीक, अब देखो चलो समझते हैं बात को, एक लेट आते कुछ तो ये हमने कर लिया था राइट। अब देखो एक डायग्राम दिखाता हूँ पहले। देखो अब ध्यान से समझना हमारी बात को, है ना। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि ये लैटिट्यूड यहाँ पे स्टार्ट होता है ना, तो लैटिट्यूडनल जोन ऑफ वेजिटेशन, मतलब जैसे जैसे लैटिट्यूड चेंज होते हैं, तो ये वाला है 90 डिग्री, इसको हमने मान लिया 90 डिग्री नॉर्थ, ऐसा हमने बताया था ना लास्ट क्लास में कि 90 डिग्री साउथ भी होता है, और इसको हम 0 डिग्री मानते हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे इक्वेटर कहते हैं। अब जैसे जैसे इक्वेटर के ऊपर की तरफ बढ़ते आते हैं, और किस में बढ़ते हैं, लैटिट्यूड में बढ़ते हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उनको अपन लैटिट्यूड बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइंस होती है उनको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे लैटिट्यूड चेंज होता जाता है वैसे वैसे वेजिटेशन चेंज होती है। क्यों? क्योंकि लैटिट्यूड चेंज होने से टेम्परेचर भी चेंज होता है। तो भाई लैटिट्यूड चेंज होने से टेम्परेचर क्यों चेंज होता है? क्योंकि जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता जाता है वैसे वैसे सन की जो लाइट होती है वो स्लांट पड़ती है, तिरछी पड़ती है, जिसकी वजह से जब हम आप नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं ना, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़े तो क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ने पे टेम्परेचर, व्हाट विल हैपन, टेम्परेचर विल डिक्रीज। तो टेम्परेचर जो होगा वो डिक्रीज करेगा, नेगेटिव में जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर में को नेगेटिव में जाने की वजह से वेजिटेशन चेंज होता है। तो देखो, तो जैसे जैसे आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना, तो इक्वेटर के दोनों तरफ क्या पाए जाते हैं, इक्वेटर के दोनों तरफ, एक मिनट, अब देखो यहाँ पर जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे नीचे के ऊपर की तरफ जाते हैं, है ना, तो क्या होता है कि टेम्परेचर ऊपर की तरफ घटता है। अब देखो जैसे क्या होता है कि ये इक्वेटर के दोनों तरफ है ना,
तो इक्वेटर के दोनों तरफ 23 डिग्री के आसपास यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पर, 23 ऊपर 23 नीचे, है ना, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं, है ना, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। रीजन क्या होता है समझिए, इक्वेटर के ऊपर, इक्वेटर के पास वाले जो जोन होते हैं, उन सब इक्वेटर के पास वाले जो जोन है, इन सब जोन में 4 o'clock रेन होती है। क्या मतलब हुआ, सनलाइट सीधी पड़ती है तो टेम्परेचर हमेशा थ्रू आउट द ईयर हाई बना रहता है। दूसरा क्या होता है कि 4 बजे अचानक बहुत तेज से बारिश होती है, टोरेंटियल रेन होती है, खतरनाक बारिश होती है। तो हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल से ह्यूमिडिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम पाई जाती है। मेरी बात को ध्यान रखिएगा, तो बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम पाई जाती है। आप देखो वर्ल्ड के जितने भी बड़े रेन फॉरेस्ट हैं, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, घाना के रेन फॉरेस्ट, इंडोनेशिया के फॉरेस्ट, जितने भी रेन फॉरेस्ट है सब इक्वेटर के ऊपर पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस 4 o'clock रेन, है ना, तो इसको हम लोग 4 o'clock रेन बोलते हैं। तो इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ये एवरग्रीन होते हैं, हमेशा हरे रहते हैं। थोड़ा और ऊपर आते हैं, तो थोड़ा और ऊपर आने पे ग्रासलैंड और डेजर्ट पाए जाते हैं। उसके ऊपर आ जाते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के पास में डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। वो फॉरेस्ट जो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे आने के बाद ईयर में एक बार अपनी जो पत्तियां गिरा देते हैं, लीफ शेड करते हैं, डिफोलिएशन जिनमें होता है। उसके और ऊपर जाते हैं तो जैसे साइबेरिया आ गया, रशिया वाला पार्ट आ गया, वहां पे कोनिफर्स पाए जाते हैं। तो कोनिकल शेप के जैसे पाइन्स हो गए, है ना, और सीड्रस हो गए, इस तरह के प्लांट पाए जाते हैं। इसके और ऊपर जाते हैं, टुंड्रा पाए जाते हैं, शॉर्ट बुशी काइंड ऑफ वेजिटेशन पाए जाते हैं, और यहीं से स्टार्ट होती है ट्री लाइन। मतलब ट्री लाइन वो जगह होती है जहां से ट्री खत्म हो जाते हैं, और फिर ऊपर स्नो कैप पाई जाती है, जो पोल वाले पार्ट पे स्नो कैप पाई जाती है। तो जैसे जैसे लैटिट्यूड पे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, वेजिटेशन चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर है? यस सर। अब लैटिट्यूड का जो चेंज होना, अब सपोज दैट यहाँ पर क्या है, अपन तो इंडिया के ऊपर से ये गई हुई है, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गई हुई है, तो लैटिट्यूड तो फिक्स है, अब इंडिया का लैटिट्यूड तो चेंज नहीं होने वाला। इसी लैटिट्यूड में जब हाइट बढ़ने लगती है, अब आप देखो, आप यूपी से जैसे बॉर्डर क्रॉस करते उत्तराखंड शुरू हो जाता है ना, यूपी की बॉर्डर खत्म होते ही उत्तराखंड स्टार्ट हो जाता है। उत्तराखंड जैसे स्टार्ट होता है एलिवेशन स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे, और धीरे धीरे जैसे आप उत्तराखंड में ऊपर की तरफ चलते हो एलिवेशन बढ़ता है। हिमाचल चले जाओ और एलिवेशन बढ़ता जाएगा। पंजाब से आप क्रॉस करो, पंजाब प्लेन है, और पंजाब से जैसे क्रॉस करोगे हिमाचल के ऊपर की तरफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे एलिवेशन बढ़ता है, तो जैसे लैटिट्यूड चेंज होने पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वैसे एलिवेशन चेंज होने पे भी टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है। देखो, आप नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो, तो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ने पे जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, घटता जाएगा। और टेम्परेचर के घटने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे लैटिट्यूड चेंज होता जाएगा। 1300 फीट की ऊंचाई पे, 1300 फीट पे देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है ना, जैसे केरला वगैरह में। उसके ऊपर आप जाएंगे जैसे मध्य प्रदेश में, एमपी वगैरह में ग्रासलैंड पाए जाएंगे, या फिर दूसरी तरफ चले जाओ वेस्ट की तरफ, डेजर्ट पाया जाएगा। कहाँ पे? राजस्थान में, गुजरात में डेजर्टिक जोन पाया जाएगा। उसके बाद और आप ऊपर थोड़ा सा और हाइट पे बढ़ते हैं, कहाँ पे? 3000 फीट के हाइट के आसपास आप ऊपर और आते हैं, है ना। यूपी वाला जो रीजन है डेसिडुअस फॉरेस्ट, पंजाब वाला रीजन है डेसिडुअस फॉरेस्ट। और ऊपर चले जाइए, मतलब आप 6500 हाइट के ऊपर जैसे गए उत्तराखंड पहुंच गए, 6500 फीट उत्तराखंड पहुंच गए। कोनिफर्स आपको मिलेंगे वहां से लेकर के 10,000 फीट तक, मतलब कि उत्तराखंड से लेकर के, हिमाचल से लेकर के कुछ पार्ट जम्मू कश्मीर तक। और ऊपर हाइट पे चले जाइए, जम्मू के ऊपर वाला रीजन है ना, कश्मीर वाला पार्ट टुंड्रा आपको मिलेगा। लद्दाख तक चले जाइए, लद्दाख जैसे आप पहुंचते हैं, लेह लद्दाख मतलब स्पीति के ऊपर जैसे पहुंचते हैं, लेह लद्दाख वाला रीजन टच करते हैं, आपको स्नो लाइन मिल जाती है, मतलब ट्रीज खत्म हो जाती है, ठीक है, और आपको स्नो लाइन मिल जाती है। तो जिस तरह से पैटर्न लैटिट्यूड के चेंज होने पे चेंज होता है वेजिटेशन का, टेम्परेचर चेंज होने से, उसी तरह से हाइट चेंज होने पे भी चेंज होता है। क्लियर है? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, तो अब एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक पॉइंट नोट करो। altitude affect the temperature value. Altitude affect the temperature value. जनरली, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार बना के लिखना, जनरली mean temperature of air decreases, generally mean temperature of air decreases about 10 degree
Fahrenheit, about 10 degree Fahrenheit at every degree of latitude. At every degree of latitude. From north of equator and at every 300 feet of altitude. तो चाहे आप इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ बढ़ो, आप 1 डिग्री बढ़ो, 10 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर गिर जाएगा। ऐसे ही आप लैंड में 300 फीट जैसे नीचे से ऊपर जाते हो, 10 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर गिर जाएगा, है ना। तो दोनों में आप देखो सिमिलर पैटर्न दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, changes in both latitude and altitude, changes in both latitude and altitude shows more or less similar effect on type of major vegetation in the world. Shows more or less similar effect on type of major vegetation of world. Next point, इसी में, on the basis of temperature condition of world, on the basis of temperature condition of world, vegetation is divided on the basis of temperature condition of world, vegetation is divided into 4 classes. First है megatherm. ठीक है, मेगाथर्म नोट करेंगे। अब इसमें से हेकिस्टोथर्म पूछा हुआ है और आपको मिलेगा एक क्वेश्चन कई बार दिखाई देगा, हेकिस्टोथर्म, है ना। हालांकि पूछा मेगाथर्म, इनमें से मेगाथर्म कौन है, माइक्रोथर्म कौन है, एग्जांपल भी पूछे गए हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है जो चारों बता रहा हूं। मेगाथर्म, these are found where the high temperature, these are found where the high temperature remains throughout year. अलीना मुझे एग्जांपल बता दो, मेगाथर्म्स कहां पा जाएंगे। श्रीन बताओ मेगाथर्म्स कहां पा जाएंगे। आर्यन, हर्षित कहां पा जाएंगे मेगाथर्म्स। इक्वेटर। हाँ सर इक्वेटर में। वेरी गुड, इक्वेटर पे। अभी तो मैंने बताया कि इक्वेटर पे थ्रू आउट टेम्परेचर हाई रहेगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, नोट करो। एग्जांपल रेन फॉरेस्ट, बस ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ मेगाथर्म्स, या विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेगाथर्म्स। 4 एग्जांपल दिए होंगे, रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, है ना। तो या तो ऐसे क्वेश्चन आएगा या मेगाथर्म्स क्या होते हैं, या क्वेश्चन आएगा। सेकंड, मीजोथर्म्स, नोट करो मीजोथर्म्स। This kind of vegetation is found where the high and low temperature alternately remains throughout year. पहले हाई फिर लो, फिर हाई फिर लो। एग्जाम्पल बताओ। डेसिडुअस मतलब वेरी गुड, डेसिडुअस, जैसे हम आप जहां रहते हैं ना, तो डेसिडुअस इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में क्या होता है, गर्मी सर्दी, गर्मी सर्दी,
डेसिडुअस पाए जाते हैं जो साल में एक बार अपने लीफ को शेड कर देते हैं। नेक्स्ट, माइक्रोथर्म्स। माइक्रोथर्म्स, ठीक है, नोट करो। दे आर फाउंड in the regions where they are found in the regions where low temperature prevails. They are found in the regions where low temperature prevails throughout the year. क्या होगा एग्जांपल? टुंड्रा, वेरी लो टेम्परेचर हो गया। कोनिफर्स, कॉनिफर हो जाए। है ना, कोनिफर्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज हेकिस्टोथर्म। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन। हेकिस्टोथर्म होते क्या है, यही क्वेश्चन पूछा गया सिंपली। अब जिसको टर्म पता है वो आंसर दे देगा, आप इसमें गेस नहीं कर सकते हो। अगर आपको इकोलॉजी में आपने टर्म नहीं पढ़ा तो आप फिर गेस करने का आपके पास कोई स्कोप नहीं है। हेकिस्टोथर्म, these kind of vegetation are found, these kind of vegetation are found where very low temperature exists. This kind of vegetation are found where very low temperature exists throughout year. Example, alpine forest. Alpine forest. ठीक है भाई, समझ में आया? सर ये टुंड्रा में ही आएगा अल्पाइन? हाँ, टुंड्रा में आएगा। और सर ये ग्रासलैंड और डेजर्ट किस में आएगा? ये एक्चुअली क्या होता है, ग्रासलैंड और डेजर्ट का फॉर्मेशन क्या होता है कि ये लोकल कंडीशंस की वजह से होता है ना। तो ये देखो ब्रॉडली नहीं पाए जाते, ये लोकल कंडीशन क्रिएट होने की वजह से होता है। लोकल कंडीशन कैसे कि जैसे विंड्स, है ना, राजस्थान में नीलगिरी के हिल्स हैं, है ना, लेकिन वो इतनी ज्यादा पुरानी है, ब्लॉक माउंटेन है, वो इतनी ज्यादा पुरानी है, डिन्यूडेड है कि वहां पे बारिश नहीं होती है, ठीक है, और उसी के ऊपर से एयर निकल करके यहाँ पे तो लोकल कंडीशन क्रिएट होती है, उनसे डेजर्ट का क्रिएशन होता है। ठीक है, समझ गए? ये सर और एक और चीज, जैसे ये हमारे इक्वेटर के पास जो एरियाज हैं, वहाँ दिन में तो बहुत गर्मी होगी, तो रात को वहाँ बहुत ठंडा होगा या फिर गर्म ही होगा? बहुत ठंडा होगा। तो तुम्हें तो पता है कि जो रेट ऑफ हीटिंग जिसकी ज्यादा होगी उसकी रेट ऑफ कूलिंग भी ज्यादा होगी। ओके सर। ठीक है, आप देखो आ जाते हैं नेक्स्ट, नोट करेंगे। अब आ जाते हैं एक्वेटिक सिस्टम में, है ना। तो पहले मैं बता देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। देखो, लैंड बनी होती सिलिका से, सियाल से, सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी, मेनली उसमें सिलिका है। सिलिका की रेट ऑफ हीटिंग और रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा हो, इसीलिए टेम्परेचर का इम्पैक्ट लैंड पे ज्यादा पड़ता है। कंपेरेटिवली जब हम वाटर बॉडीज की बात करते हैं, अगर हम जो स्मॉल वाटर बॉडीज होती है उनमें टेम्परेचर का फर्क पड़ता है, लार्ज वाटर बॉडीज में टेम्परेचर का फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता। रीजन क्या होता है, जब बहुत हाई टेम्परेचर पहुंच जाता है 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज टेम्परेचर, तब वाटर की अपर सरफेस का टेम्परेचर 20 to 23 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉटम में टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वाटर में जब हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर होता है तो अपर सरफेस का सिर्फ टेम्परेचर चेंज होता है, वाटर बॉडी में इनर सरफेस पे टेम्परेचर का ज्यादा वेरिएशन होता है। यही कारण है कि टेम्परेचर चेंज होने से वाटर का जो एक्वेटिक सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए, सर्दियों में पूरी डल लेक जम जाती है लेकिन मछलियां मर नहीं जाती उसमें, है कि नहीं, वो थोड़ा सा डीप वाटर में चली जाती है और आराम से सस्टेन करती है वहां, राइट। तो टेम्परेचर के चेंज होने का, वेरिएशन का वाटर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, नोट करो। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट है, सिमिलरली टेम्परेचर वैल्यू में ऑल्सो शो, temperature value may also shows variation in, similarly temperature value may also show variation in aquatic habitat, full stop।
large water bodies due to high latent heat, large water bodies due to high latent heat is not affected by high and low temperature. Full stop. Diurnal temperature, day or night का temperature, diurnal temperature do not drop much impact. Diurnal temperature do not drop much impact on diurnal temperature do not drop much impact on large water bodies, but it affect smaller water bodies. नेक्स्ट नोट करके लिखो जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर बताया. नोट, ड्यूरिंग समर at 27 degree centigrade temperature, the temperature of upper layer of water. So during summer at 27 degree centigrade temperature, the upper layer of water gets 22 to 23 degree centigrade temperature. Upper layer of water gets 22 to 23 degree centigrade of temperature, whereas bottom layer have 5 degree centigrade temperature. समझिए, ऊपर का टेम्परेचर रहता है इतना, बॉटम का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है. अब देखो, ये तो था हमने अभी प्लांट के बारे में पढ़ा. ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक. अब हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर का एनिमल में क्या इंपैक्ट पड़ता है. ये जो मैं पार्ट पढ़ाने वाला हूं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं तो बोर्ड एग्जामिनेशन में सिंपली क्वेश्चंस आएंगे कि काइंडली डिस्क्राइब द इंपैक्ट ऑफ द वाटर ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेशन. 3 मार्कर क्वेश्चन होगा और आपको लिखना कितना होगा? 3 मार्कर क्वेश्चन में हार्डली यू हैव टू राइट इट डाउन ओनली जस्ट 10 पॉइंट. ठीक है, राइट इट डाउन द 10 पॉइंट फ्रॉम एनीवेयर, यू विल गेट दैट 10 मार्क, लाइक 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स. दूसरा कैसा क्वेश्चन आ सकता है? दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि जो कि क्वेश्चन आता है इसमें ग्राफ के क्वेश्चन होंगे इस वाले में. तो जे शेप ग्राफ, एस शेप ग्राफ, इससे 5 मार्कर क्वेश्चन आता है. या सिर्फ क्वेश्चन आ सकता है काइंडली डिस्क्राइब द एडेफिक फैक्टर और काइंडली डिस्क्राइब द एबायोटिक फैक्टर एंड देयर इंपैक्ट ऑन इकोसिस्टम और इकोलॉजी, है ना. तो ये टाइप के क्वेश्चन ये सिंपली आएंगे और इसको लिखने में ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा, आप कहीं से लिख सकते हैं. लेकिन बट यू विल गेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम दिस पॉइंट from your NEET in your NEET examination, and average you will get 14 questions in your NEET examination. तो ये आपके नीट के लिए जेनेटिक्स के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो ये सब जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ है ना इलॉबरेटली, दे आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जामिनेशन. जैसे हेक्सोथर्म कई बार पूछा गया, माइक्रोथर्म, मेगाथर्म के एग्जांपल पूछ लिए गए, है ना. और ये आपको फ्रीक्वेंटली 4 ही पॉइंट है और आप देखिए कितनी बार क्वेश्चन है. ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल. तो आप अभी तक हमने पढ़ा कि प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन में, तो इकोलॉजी में भाई सिर्फ प्लांट थोड़े ना आते हैं, इकोलॉजी में तो एनिमल्स भी आते हैं. तो क्या इंपैक्ट पड़ता है एनिमल्स के डिस्ट्रीब्यूशन में, नोट करेंगे. टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट एनिमल एंड
on the basis of temperature, animals are broadly classified in two categories. Animals are broadly classified in two categories. First, तो पहली कैटेगरी है होम्योथर्मिक, इन्हीं को भाई साहब हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक कहते हैं। क्या होते हैं ये होम्योथर्मिक, क्या होते हैं एंडोथर्मिक, क्या होते हैं नहीं पता, देखो अब पता लग जाएगा क्या होता है। इन्हीं को वार्म ब्लडेड कहते हैं। आप समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. देखो पूरा टर्मिनोलॉजी का खेल है। वार्म ब्लडेड समझ पड़ते ही आपको आ गया। और इकोलॉजी में हम इनको होम्योथर्मिक या एंडोथर्मिक कहते हैं, है ना। अब सोचो, आपको वार्म ब्लडेड पता है और एंडोथर्मिक दे दिया गया, अब आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या पूछ रहा है वो। ठीक है, तो पहले नोट करो कौन होते हैं, नोट करेंगे हम। आप क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल। यस सर। The body temperature remains constant. The body temperature remains constant irrespective of environmental temperatures. For example, mammals and birds. तो बाहर चाहे टेम्परेचर राइज करे चाहे डाउन चला जाए, लेकिन मैमल्स की बॉडी में टेम्परेचर, उनका जो ब्लड का टेम्परेचर होता है वो सेम स्टेट पे रहता है, सेम रहता है, इसीलिए इसको होमोथर्मिक, जिसका टेम्परेचर सिमिलर रहे, है ना। इसी में लिखेंगे रिस्पॉन्स ऑफ होमोथर्मिक, है ना, रिस्पॉन्स ऑफ होमोथर्मिक टू टेम्परेचर। अब ये कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, तो पहला आ जाते हैं ए, रिस्पॉन्स एट कोल्ड। तो जो होमोथर्मिक होते हैं कोल्ड को कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, है ना। तो जो होमोथर्मिक ठंडी जगह पे पाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में पढ़ा रहा हूं, जो होमोथर्मिक ठंडी जगह पे पाए जाते हैं वो टेम्परेचर से कैसे अपने आप को सेफ गार्ड करते हैं। तो पहला पॉइंट है फैट सर्व एज इंसुलेटर। फैट सर्व एज इंसुलेटर। तो ऐसे मैमल्स जो या ऐसे एप्स जो कोल्डर रीजन में पाए जाते हैं, उनकी बॉडी में फैट की लेयर पाई जाती है ना, वो उनको बचाती है। ठीक है, आप देखो इंसानों में जो ज्यादा मोटा आदमी होता है ना, उसको ठंड कम लगती है, पतले आदमी को ठंड ज्यादा लगती है, क्योंकि मोटे बंदे में क्या होता है, एडिपोज की जो लेयर होती है वो मोटी होती है ना, है कि नहीं। तो फैट कैसे वर्क करता है, इंसुलेटर की तरफ। सील वगैरह में देखो, वलरस वगैरह में ब्लबर पाया जाता है, वेल में ब्लबर पाया जाता है, होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट, हेयर आर रेज्ड more or less vertical. Hair are raised more or less vertical. इससे क्या फायदा होता है, हमको आपको भी ठंड लगती है तो हमारे गूज बॉम्ब्स, है ना, यस सर, स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। तो इससे क्या फायदा होता है, देखा नहीं, जिस एनिमल को ठंड लगती है उसके बाल एकदम खड़े हो जाते हैं। तो देखो इससे क्या होता है, जब हेयर वर्टिकल हो जाते हैं तो नोट करेंगे, एयर गेट्स ट्रैप, एयर गेट्स ट्रैप विच वर्क एज इंसुलेटर। बाल खड़े हो जाते हैं, उनके बीच में हवा फंस जाती है और वो एयर कैसे काम करती है, इंसुलेटर की तरह काम करती है। वो पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में ना कि एक मोटा कंबल ओढ़ने की जगह 2-3 पत्ते चादर ओढ़ लिए जाएं तो ठंड कम लगेगी,
क्योंकि वो जो Yes, sir. है ना, वो जो पत्ते पत्ते चादर होते हैं उनके बीच में एयर ट्रैप हो जाती है, जो इंसुलेटर करने का इंसुलेटर की तरफ फंक्शन करती है। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट, सुपरफिशियल ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट। सर ये हेयर जो एयर ट्रैप हुई है, ये वाला पॉइंट एक बार दोबारा समझा दीजिए। ऐसे होता है बेटा कि देखो, जैसे पता गया आपने अभी नॉर्मल हेयर है ना, सर्दी लगी तो ये हवा, ये बाल जो होंगे खड़े हो जाएंगे, ये बाल खड़े हो जाएंगे तो उनके बीच में हवा क्या हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी, है ना। वो ट्रैप हो जाती, जब एयर ट्रैप हो जाती है तो वो एयर इंसुलेटर की तरह काम करती है, जिससे अंदर की हीट बाहर नहीं आ पाएगी और बाहर की ठंड अंदर नहीं आ पाएगी, ओके सर। है ना। तो ये इंसुलेटर की तरह काम करती है। नेक्स्ट, सुपरफिशियल ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट। क्या मतलब हुआ? आप देखो, जब आपको ठंड लगती है तो आपकी स्किन टाइट हो जाती है ना, सिकुड़ जाती है ना स्किन, होता है कि नहीं Yes, होता sir. बताओ? Yes, sir. तो उसमें क्या होता है, हमारी जो ब्लड वेसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है, ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। जब ब्लड का फ्लो कम होगा तो हीट का लॉस कम होगा। ठीक है, सुपरफिशियल ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट। सर ब्लड का फ्लो कम होने से हीट का क्या लेना है? बेटा देखो क्या होता है ना, एक पाइप है, उस पाइप में एक गर्म पानी दौड़ रहा है, अगर पानी ज्यादा तेज से दौड़ेगा तो उस वाटर से हीट लॉस ज्यादा होगा ना। सर लेकिन ज्यादा तेज दौड़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स है और उससे हीट बढ़ेगी। ना ना, ज्यादा तेज बढ़ेगा तो इस सरफेस से ज्यादा जल्द ज्यादा पास होगा ना, ज्यादा बार पास होगा। अब तुम सोचो, हमारा ब्लड इस हमारी ऊपर वाले हाथ से 100 बार पास हो तो ज्यादा हीट या रिलीज करेगा, या 20-25 बार पास हो तब ज्यादा हीट रिलीज करेगा। जितनी बार सरफेस से पास होगा उतनी बार हीट इमिट करेगा, है कि नहीं। तो ज्यादा टाइम Yes, अगर, sir. है ना, तो 100 ज्यादा बार। मान लो भाई 25 बार, तो 25 बार जब ब्लड हमारा सर्कुलेट हुआ तो मान लेते हैं सिर्फ 10 लीटर ब्लड सर्कुलेट हुआ, तो हीट कम लॉस करेगा ना, और अगर 100 लीटर हुआ तो हीट ज्यादा लॉस करेगा। Yes, sir. सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट, इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट। सर्दियों में मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है। इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट, पर्टिकुलरली लिवर, पर्टिकुलरली इन लिवर टू प्रोड्यूस हीट, पर्टिकुलरली इन लिवर टू प्रोड्यूस सर हीट। हाँ, सर यहाँ आपने इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट बोला, वो तो ब्लड के तेज फ्लो होने से होगा ना? नहीं नहीं नहीं, मेटाबॉलिक रेट तो क्या होता है, वो हमारी बॉडी की रिएक्शन होती है। तो हमारी बॉडी में जो लिवर में रिएक्शन होती है वो बढ़ जाती है सर्दी के टाइम पे, ये बॉडी का रिस्पॉन्स है ना, हमको बचाने के लिए। तो इसीलिए क्या होगा, अंदर हीट का प्रोडक्शन, लिवर हमारा क्या है पता क्या है, गीजर है हमारा, ब्लड को गर्म करने का काम वही कर रहा है। तो पर्टिकुलरली लिवर में मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है। देखो, जो लोग हाई सर एल्टीट्यूड, समझो हर्षित, जो लोग हाई एल्टीट्यूड में काम करते हैं, जितने सोल्जर्स होते हैं उनको अल्कोहल दी जाती कि नहीं दी जाती बताओ? सर पता नहीं मुझे। हाँ, अरे जितने सोल्जर्स होते हैं उनका वो अल्कोहल का कार्ड नहीं बनता कैंटीन में? Yes, sir. बनता है ना, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी मिलती है। तो एक्चुअली क्या होता है, अल्कोहल हार्ट में जाती है और वो क्या करती है, हार्ट के लिवर में जाती है, तो हार्ट उसको सर्कुलेट करके लिवर पहुंचाता है, लिवर में पहुंचने के बाद लिवर के मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देती है, जिससे हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है, इसलिए उनको अल्कोहल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। समझ आया? यस सर। नेक्स्ट, सर और जो आपने सर जो कॉन्स्ट्रिक्ट वाला पॉइंट था, आपने बोला कि अगर पाइप से कोई पानी जा रहा है, तो अगर पाइप हम कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे तो पानी का फ्लो ज्यादा हो जाएगा ना? बेटा पानी का फ्लो तो ज्यादा हो जाएगा लेकिन सरफेस एरिया घट जाएगा। यस सर। सरफेस एरिया घट जाएगा तो क्या होगा, सिंपल है, सरफेस एरिया जब घट जाएगा तो हीट लॉस कम होगा। ओके ओके सर। ठीक है, तभी तो हमारी स्किन सर्दियों में सिकुड़ जाती है, हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है हीट कंजर्व करने के लिए, है ना। जो ये होता है क्या बोलते हैं, हमारे जो जॉज ऐसे किटकिटी लगने लगती है ना जबड़ों में, है ना, शिवरिंग जो होती है जब होती है, तो क्या होता है, वो जॉज में जो वाइब्रेशन होते हैं, हीट प्रोडक्शन की प्रोसेस है, बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट, ओके सर। सर ये रिस्पॉन्स पॉइंट टू, रिपीट करने, कौन वाला? इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज के इन बाद क्या बोला? मेटाबॉलिक रेट पर्टिकुलरली इन लिवर
to produce heat. ओके सर। सर लिवर देखो- का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है, क्योंकि हाँ जी इसमें लिवर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है इसमें। बिल्कुल, लिवर हमारा क्या है, लिवर तो हमारा ये समझो कि हमारा गीजर है ना। सोचो आप बॉडी, अच्छा एक बात समझो, हमारे ब्लड का हमेशा टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है, जबकि लगातार आप एसी चला रहे हो, हीट लॉस तो हो रही ना, यस पंखा चला रहे हो, हीट लॉस तो आखिर ब्लड को लगातार गर्म कौन कर रहा है, वरना तो चाय की तरह ठंडा हो जाएगा ब्लड। तो ब्लड को बॉयल करने वाला गीजर कौन है, लिवर। ओके सर। ठीक है, रिस्पॉन्स टू, है ना, हीट। तो ये जो एंडोथर्मिक या होमोथर्मिक एनिमल, ये हीट को कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। अब अगर गर्मियां ज्यादा है, टेम्परेचर हाई हुआ, तो ये कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, नोट करो। पहला काम, हीट लॉस इज इनकरेज्ड, मतलब स्वेटिंग होना, हांफना, तेज तेज सांस चलना, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाना, हीट लॉस इज इनकरेज्ड। नेक्स्ट पॉइंट, less fat under skin, less fat under skin like camel, full stop. They have fat only at their hump. They have, तो जितने भी हाई टेम्परेचर में मैमल्स पाए जाएंगे, सबकी स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस फैट, जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं, वो कम पाए जाएंगे। लाइक कैमल, दे हैव फैट ओनली एट हम्प। अब वो हम्प में फैट क्यों रखते हैं, क्या रीजन है। सब पानी के लिए। हाँ, वो फैट का ऑक्सीडेशन करके वाटर का प्रोडक्शन का काम करते हैं। सर फर्स्ट पॉइंट क्या बताया था आपने। फर्स्ट पॉइंट था बेटा ये, हीट लॉस इज इनकरेज्ड, बॉडी की प्रोसेसेस से हीट लॉस इनकरेज किया जाता है। ठीक भाई, नेक्स्ट, नो स्पेस बिटवीन हेयर। आप कैमल को देख लो, कैमल वगैरह के इतने हेयर पाए जाते हैं, लेकिन बिल्कुल उनके बीच में स्पेस नहीं होता, जिससे ऐसा ना हो कि एयर ट्रैप हो जाए और इंसुलेशन हो जाए, है ना। नो स्पेस बिटवीन हेयर। तो जो ठंडी जगह वाले, अब देखो समझो, ऐसे कुत्ते जो कोल्डर रीजन में पाए जाते हैं, उनके हेयर बहुत डेंस होंगे, और ऐसे डॉग्स जो वार्मर रीजन में पाए जाते हैं, उनके जो हेयर होंगे वो छोटे होंगे। आप यहीं पे देख लो, नॉर्थ इंडियन प्लेन में, दिल्ली, यूपी, बिहार, यहाँ पे जो डॉग्स पाए जाते हैं, इनके छोटे छोटे बाल होते हैं। वहीं आप ऊपर चलो, हायर एल्टीट्यूड में, उत्तराखंड की तरफ चले जाओ, और हिमाचल की तरफ चले जाओ, है ना, और कश्मीर की तरफ, जितने डॉग्स होंगे सबके बड़े बड़े फर होते हैं ना, होते। यस सर। Yes, sir. यही रीजन है ना, एडेप्टेशन है, यही एनिमल का एडेप्टेशन, दैट इज द रिस्पॉन्स ऑफ मैमल। आप एक ही मैमल का रिस्पॉन्स दो अलग अलग जगह देख लो। तो नो स्पेस बिटवीन हेयर। नेक्स्ट, सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स आर डायलेटेड, सरफेस एरिया बढ़ जाए, ज्यादा हीट लॉस हो। सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स आर डायलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट, sweating occurs by gland, sweating occurs by gland। next point, metabolic rate falls down, metabolic rate falls down so that metabolic rate falls down so that less heat is generated। देखो, जो लोग ठंडी जगह में रहते हैं ना, उनकी वर्किंग कैपेबिलिटीज ज्यादा होती हैं, और जो लोग गर्म जगह पे रहते हैं, उनकी वर्किंग कैपेबिलिटी कम होती है। सब खेल क्या है, मेटाबॉलिक रेट का। टेम्परेचर घटने से मेटाबॉलिक रेट बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ने से मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है। तो इसीलिए आप गर्मियों में ज्यादा लेजी हो जाते हो। क्लियर है। यस सर। अब नेक्स्ट, हमने कहा कि हमने हीट के बेसिस पे एनिमल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, है ना।
तो पहले हमारे जो एनिमल्स थे वो कौन थे? होमोथर्मिक। अब दूसरे वाले सेकंड हेडिंग डालो। सर हाँ सर परसों जो हमारी वो आप बता नहीं रहे थे कि गर्मियों में मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होता है तो इंसान को ज्यादा एग्रेशन होता है, वो हार्मोनल एक्चुअली, लेवल बढ़ हाँ वो एक्चुअली क्या होता है कि जब गर्मियों के टाइम पे अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए, है ना, जैसे आप देखते हैं आने वाले हम आप तो क्या करते हैं, हमारी आपकी बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ने पाता क्योंकि इतनी हीट पड़ती नहीं है, ठीक है। अब मैंने कहा कि जैसे जो इक्वेटर के पास पा जाते हैं नीग्रोज वगैरह, वो हमसे आपसे ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। रीजन क्या होता है? थ्रू आउट द ईयर उनके ऊपर टेम्परेचर पड़ता रहता है, जिससे उनके ब्लड का जो टेम्परेचर होता है, बॉडी की तो एक लिमिट है ना, उससे ज्यादा तो बॉडी थोड़ा ना कम कर सकती है टेम्परेचर। तो उससे क्या होता है कि लगातार हीट बढ़ती रहती है और हर जगह हीट मौजूद रहती है, जिससे क्या होता है उनकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाता है ना। बॉडी रिस्पॉन्स तो करती है टेम्परेचर को, हीट को इमिट करने का, लेकिन स्टिल टेम्परेचर हाई रहता है हमारे कंपेरिजन में, जिससे कि उनके एंजाइम हीट अप हो जाते हैं और उनकी मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है। समझ आया? सर तो मतलब ये जो चीजें और वो चीजें तो अलग हैं। ये स्पेसिफिक केस हो गया ना, ये समझो। हम तो जो पढ़ रहे हैं वो तो नॉर्म पढ़ रहे हैं कि स्टैंडर्ड। यस सर यस। हम आप जो पढ़ रहे हैं सब ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड, है ना। लेकिन निग्रोस के बारे में जो इक्वेटर के आसपास जो लोग पाए जाएंगे वो ज्यादा एग्रेसिव होंगे, ये रीजन होता है। ओके सर। आप देखो नेक्स्ट, पोइक्लोथर्मिक। इन्हीं को बोला जाता है कोल्ड ब्लडेड। राइट, एक्टोथर्मिक, और इन्हीं को बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। तो आपको पता है पोइक्लोथर्मिक या कोल्ड ब्लडेड वो एनिमल होते हैं जिनमें बाहर टेम्परेचर चेंज हुआ तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, तो वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख पाते, ठीक है। तो नोट करेंगे, द एनिमल्स लाइक reptile, fishes and amphibian, the animals like reptile, fishes and amphibians in which body temperature fluctuate, in which body temperature fluctuate. Let's stop. In these animals, the body temperature changes with change in body temperature changes with change in external temperature. अब इनका रिस्पॉन्स, अब इसमें ही हम लोग अलग हॉट और कोल्ड वाला अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, है ना। रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर, रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर। अब ये लोग टेम्परेचर को कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, है ना, पोइक्लोथर्मिक, ठीक है। तो नोट करेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है लेकिन देखो पूछा हुआ क्वेश्चन। इन स्ट्रेस मतलब हाई और लो टेम्परेचर, स्ट्रेस मतलब हाई और लो टेम्परेचर, एडवर्स कंडीशन। इन स्ट्रेस insect, mites and snail. In stress, insect, mites and snail enter into diapause. क्या होता है? enter into diapause. diapause क्या सर होता है? हाइबरनेशन शायद, देखो मतलब ऐसा ही हाइबरनेशन कुछ है। टर्म अपन, हाँ सही कह रहे हो, हाइबरनेशन टर्म यहाँ यूज नहीं करते। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए हम लोग हाइबर टर्म्स नहीं यूज, जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म के, माइक्रो ने लोअर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको वो लोग डायापॉज करते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपनी ग्रोथ को रोक लेते हैं, है ना, और मेटाबॉलिक रेट को बहुत ज्यादा स्लो कर लेते हैं और उसी कंडीशन में पड़े रहते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि स्कैरिस के जो एग्स होते हैं 2-2 3-3 साल तक सर्वाइव करते हैं, डायापॉज की कंडीशन है, ठीक है। बहुत सारे फंजाई के स्पोर्स होते हैं, कई साल सर्वाइव करते हैं डायापॉज की कंडीशन, ठीक है। तो नोट करेंगे,
Diapause is a state of dormancy. Diapause is a state of dormancy or arrested growth. ठीक है, next. Moth raise their temperature by 32 to 36 degrees centigrade. Moth raise their temperature by 32 to 36 degrees centigrade by vibrating wings. 36 degrees Celsius. By vibrating their wings. Next, frog and reptile lower temperature through skin. Frog and reptile lowers temperature through skin. At high temperature, they undergoes dormancy. Like during winter, they go for hibernation. Like during winter, they go for hibernation, and during summer, they go for estivation. And during summer, they go for estivation. जैसे मछलियां आपको गर्मी में नहीं दिखाई देंगी, वो कहाँ पे चली जाती हैं? एस्टिवेशन में जाती हैं, कीचड़ के अंदर छुप जाती हैं और अपनी मेटाबॉलिक रेट स्लो कर लेती हैं और फेवरेबल कंडीशन आने का वेट करती हैं. दैट इज एस्टिवेशन. भालू आपको सर्दियों में नहीं दिखाई देंगे, वो जाकर के सो जाते हैं और अपने मेटाबॉलिक रेट को बहुत स्लो कर लेते हैं, एनर्जी जनरेशन के लिए फैट सेल्स का यूज करते हैं, और दैट इज ऑल्सो दैट इज कॉल्ड हाइबरनेशन. सो हाइबरनेशन वाली लाइन रिपीट कर दीजिए. अच्छा ठीक है. ड्यूरिंग विंटर they go for hibernation. During winter, they go for hibernation. Poikilothermic, we have one last thing, that is what is the thermal migration. हाँ सर, ये फ्रॉग वाली लाइन अलग थी और उसके बाद जो आपने लाइक ड्यूरिंग विंटर, ये अलग लाइन थी ना? देखो यहाँ पे क्या ना, हम अलग अलग नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब कोल्ड और हॉट को एक साथ हम लोग पढ़ रहे हैं. तो फ्रॉग और एम्फीबियन क्या करते हैं, वो अपनी स्किन से हीट को रिलीज करने का काम करते हैं, जिस तरह से अपने बॉडी के टेम्परेचर को लोअर डाउन करने का काम. समझ आया? यस सर, मतलब ये फ्रॉग वाले इसमें क्या था, हाई टेम्परेचर दे अंडरगो डॉर्मेंसी था ना? हाँ, या फिर एडवर्स टेम्परेचर? हाँ देखो, जब हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो कहाँ चले जाएंगे? एस्टिवेशन में चले जाएंगे फ्रॉग भी. सर और एक क्वेश्चन सर, कोई ऑर्गेनिज्म दोनों चीज प्रैक्टिस करता है क्या? एस्टिवेशन, फ्रॉग हो गया, फ्रॉग देख लो ना, हाई और लो दोनों में गैप मिलेगा ना. आपको सर्दी में दिखाई देगा जनवरी के टाइम पे, और ना ही आपको दिखाई देगा जून में. सर और ये हाइबरनेशन एस्टिवेशन में कोई डिफरेंस नहीं ना, बस किस टाइम पे ये होता है उसके नाम अलग है. एग्जैक्टली, तभी हम टर्म यूज करते हैं, टाइम अलग अलग होने की वजह से, है ना. जैसे हाई जो अच्छा एक चीज और समझो, एक और क्वेश्चन पूछा गया था, बास्किंग ऑफ सन. व्हाट इज दैट? सर क्या? बास्किंग ऑफ सन. सर धूप सेकने को कहता है, आई गेस. कौन करता है? लिजर्ड. डेजर्ट में ये क्या है? एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू दी लो टेम्परेचर. अब सर्दियों में क्या होता है कि जो डेजर्ट में पाई जाने वाली लिजर्ड्स होती हैं, गर्मियों में क्या होता है कि रात के टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाता है, बहुत टेम्परेचर लो हो जाता है. इनके ब्लड का टेम्परेचर इतना गिर जाता है कि ये मतलब अगर और टेम्परेचर गिर जाए तो मर जाएंगी. तो ये लिजर्ड सब आ जाती, बाहर निकल आती सनराइज होने पे,
और ये सन की तरफ मुंह फैला के खड़ी रहती है, मुंह खोल के खड़ी होती है ना। तो लेजर्ड बास्किंग ऑफ सन, तो उससे क्या होता है, ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को लोअर डाउन हायर करती है, लो टेम्परेचर को हाई करने की कोशिश करती है, जिससे कि सर्वाइव हो सके। ठीक है, समझ गया ना। तो दैट इज द एडेप्टेशन ऑफ ए कोल्ड ब्लडेड एनिमल फॉर लो टेम्परेचर। ठीक है, Yeah. ऐसे एग्जांपल, ये पूछा हुआ एग्जांपल है बास्किंग ऑफ सन वाला, है ना। तो ठीक, सर ये थर्मल माइग्रेशन क्या है? ये बताओ थर्मल माइग्रेशन क्या है, कौन बताएगा। सर माइग्रेट कर जाना टेम्परेचर के हिसाब से, जैसे वो बर्ड्स करती हैं, स्वैलो आई गेस। देखो जितने लोग हाई एल्टीट्यूड में पाए जाते हैं, मेनली जास्कर में, लेह में, लद्दाख में, ऊपर वाले रीजन पे, उन सब लोगों के 2 घर होते हैं, और हिमाचल के भी हाई एल्टीट्यूड 2 घर होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो जब बहुत भयंकर बर्फ गिरती है तो इनटॉलरेबल, तो वो लोग क्या करते हैं, वो बहुत भयंकर बर्फ गिरने से पहले वो नीचे आ जाते हैं, नीचे वाले घरों में, और पूरे सर्दी भर वहीं रहते हैं। तो क्या दैट इज व्हाट इज दैट इज ए थर्मल माइग्रेशन। और वार्म ब्लडेड एनिमल भी थर्मल माइग्रेशन करते हैं। आपने सुना होगा कि साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से उड़ के आती, केवलादेव नेशनल पार्क, भरतपुर, राजस्थान। तो जब साइबेरिया में पूरा साइबेरिया बर्फ से जम जाता है, तो साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से, रसिया से 18,000 किलोमीटर की दूरी तय करके यहां आ जाती है। जब दोबारा से साइबेरिया में गर्मियां आती हैं, तो वापस से फिर से चली जाती है। व्हाट इज थर्मल माइग्रेशन। तो जहां पर इनहॉस्पिटेबल कंडीशन है, उस जगह को एस्केप करना। ठीक है, नोट करो। दीज एनिमल माइग्रेट फ्रॉम inhospitable temperature. These animal migrate from inhospitable temperature. तो अफ्रीका में जब गर्मियां पड़ती हैं, तो जहां पर जो प्लेन वाले एनिमल्स होते हैं, वो माइग्रेट कर जाते हैं दूसरी तरफ, अपनी जगह को माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, क्लियर। यस। देखा होगा ना, नेट जियो जब भी खोलो, थर्मल माइग्रेशन आपको दिखाई देता रहेगा, वाइल्ड बीस्ट वाला, हमेशा वो लोग वही दिखाते रहते हैं। देखा होगा ना। यस सर। तो ये था हमारा पूरा टेम्परेचर, समझ आया। यस। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं, सेकंड फैक्टर है दैट इज वाटर। सर आपने नाम क्या बताया उसका? साइबेरियन क्रेन कहते हैं, साइबेरियन क्रेन। एक इकोलॉजी का ही टॉपिक है, आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा। तो अच्छा एक बात बताओ, बिना गूगल मैप के मैं तो 180 किलोमीटर नहीं जा सकता, अगर मुझे जगह ना पता हो, है कि नहीं, बताओ। यस सर। यस सर। लगता है हर्षित, बिना गूगल मैप, अगर गूगल मैप ना हो, या ये क्या बोलते हैं, वो जो साइन बोर्ड लगे होते हैं, अगर वो ना हो, तो उत्तराखंड में जाया जा सकता है क्या, कहीं भी किसी जगह पहुंचना आसानी है, आसान है? नो सर। 20 बार उतर के पूछना पड़ेगा कि भाई साहब किधर जा रही है रोड, है कि नहीं। यस आप सर। सोचो, जबकि वी आर दी मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल ऑफ द अर्थ, है कि नहीं। यस सर। और सोचिए साइबेरियन क्रेन, बर्ड्स के पास कितना ब्रेन होता है, छोटा सा, और वो साइबेरिया से 18,000 किलोमीटर का रास्ता तय करके भरतपुर आती है, उनको दोबारा याद होता है कहां जाना है। हाउ डज दे डू, हाउ इट्स बिकम पॉसिबल फॉर देम, डू यू हैव एनी आइडिया। सर विंड करंट से हो सकता है रिलेटेड। विंड तो तुम्हें पता है आशित, मौसम चेंज होती है और हवा की रफ्तार चेंज होती है, और लोकलाइज भी चेंज होती रहती है, एयर का जो डायरेक्शन है। नॉट पॉसिबल, विंड तो मतलब, और विंड बेल्ट तो बड़ी लोकलाइज टाइप की चीज है। सो वेदर या सन को देखकर। तो हमारे पास इतना दिमाग नहीं है कि हम कॉन्स्टलेशन देख करके रास्ता याद रखें, है ना। तो एनसीसी वालों को छोड़ दिया जाए, उनको छोड़ दो, तो हमारे आपके तो बस की बात नहीं है। लुक, साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया कि अर्थ में 2 पोल है, नॉर्थ और साउथ। ज्योग्राफी वाले नहीं, हम साइंस वाले अपनी बात कर रहे हैं।
तो है ना नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, साउथ मैग्नेटिक पोल, Yes, sir. और Yes, अर्थ के चारों तरफ Yes, मैग्नेटिक sir. लाइन है कि नहीं है, तभी तो अपना वो जो कंपास होता घूम जाता है कि नहीं। yes, Yes, sir. sir. तो ये क्या करते हैं, ये जितने भी एनिमल है ये क्या करते हैं कि ये मैग्नेटिक लाइंस को फॉलो करते हैं, ये बर्ड्स। तो ये बर्ड्स मैग्नेटिक लाइन को फॉलो करते हुए आते हैं और मैग्नेटिक लाइन को ही फॉलो करते हुए जाते हैं। इस तरह से इनको रास्ता याद रखता है, वरना ये भी भूल जाए। और अगर ये मैग्नेटिक लाइंस खत्म हो जाएं तो कोई भी बर्ड अपने घर नहीं जा सकती। आप सोचो कबूतर, आप जो कुछ लोग कबूतर पालते हैं, वो सुबह छोड़ देते हैं, वो पूरे शहर में उड़ते रहते हैं और रात में उनको पता होता है शाम को कहाँ किधर आना है। तो फॉलो मैग्नेटिक लाइंस। कोर मूवी देखी किसी ने? कोर, कोर जो देखी किसी ने? No, sir. अगर पढ़ाई नहीं करते मूवी तो देखा करो। हॉलीवुड मूवी है, मेरे टाइम की, जब मैं तुम्हारी जगह हुआ करता था, लाइक व्हेन आई वाज इन क्लास, व्हेन आई वाज इन क्लास 12, है ना, उस जमाने की मूवी है कोर, देखना जरूर। इट्स अ साइंस फिक्शन, है ना, आपको मजा आएगा। यू विल लाइक गेट नंबर ऑफ इंसिडेंसेस की ऐसे हो, दैट इज अ साइंस फिक्शन, है ना, देखना जरूर, मजा आएगी। इट्स वेरी नाइस मूवी, इंटरेस्टिंग है, देखना। ट्रेलर ही देखोगे ना, यूट्यूब में ट्रेलर ही देखोगे तो ही मजा आ जाएगा। साइंस फिक्शन देखा करो यार, साइंस के Yes, स्टूडेंट sir. तुम लोग। ऐसा ना करना कि मूवी देखने लगो, बोले सर ने कहा था, है ना, पता लगा मम्मी पापा लोग हमें गाली दे रहे हैं। तो सिर्फ कोर पर देखना, लेकिन कोर देखना जरूर। आई एम द लीजेंड देखी क्या Okay. किसी ने? आई एम द लीजेंड, I am the लीजेंड, I am legend. हाँ आई एम सर वो विल स्मिथ वाली। जिसमें सर वो क्या कहते हैं, अकेले बचते हैं, उसके पास सिर्फ एक डॉग होता है, वही कह रहे हाँ हैं राइट राइट, गुड गुड गुड, वही आप? वाला। zombies वाला ना? हाँ देखा है। यस सर, तो यस सर, तुम्हें यस सर. कोरोना वायरस की याद आ जी, देखो मूवी कब बनी थी, अभी कोरोना वायरस आ गया, वही सीन हो गया सबका, है ना, एवरीथिंग डिसअपीयर्ड, सब कुछ वैसे ही हो गया। दैट इज साइंस फिक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। वाटर, है ना, नोट करो। प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ productivity and distribution of plant is also productivity and distribution of plant is also heavily dependent on water. Productivity and distribution of plant is also heavily dependent on water. तो भाई ये तो लैंड के लिए है, फिर एक्वेटिक एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डिपेंड करता है वाटर पे? तो वहां पे क्वांटिटी ऑफ वाटर पे मैटर नहीं करता, वो क्वालिटी ऑफ वाटर पे मैटर करता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन भी वाटर पे डिपेंडेंट है, ठीक है, वाटर की, लेकिन क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे डिपेंडेंट। नोट करेंगे। फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्वालिटी ऑफ वाटर, दैट इज composition and pH. For aquatic animal, quality of water, that is chemical composition and pH, becomes important factor, full stop. The salt concentration, The quality of water becomes important factor. अब अगला जो मैं पॉइंट लिखाने वाला हूं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट पे, है ना, अंडरलाइन कर लेना इसको। The salt concentration of water is less than 5 in inland water, यही पूछा हुआ था। Salt concentration is less than 5 in inland water, comma, between 30 to 35 in sea water, between 30 to 35 in sea water, and
more than 100 in hypersaline lagoon. In hypersaline lagoon. डेड सी में कितना है सैलिनिटी? आइडिया है कुछ? 100 से ऊपर होगा सर। 100 के ऊपर नहीं, अर्षित 600 के आसपास होगा, 600 के आसपास है। नेक्स्ट पॉइंट। अब जैसे हमने पढ़ा क्या, यूरी थर्मल स्टेनोथर्मल, वैसे यहाँ पे सैलिनिटी के बेसिस पे हम क्या बोलते हैं, यूरी हैलाइन और स्टेनो हैलाइन। ठीक है, नोट करो। सर हाँ सर सॉल्ट कंसंट्रेशन सर मेजर कैसे करते हैं? सॉल्ट कंसंट्रेशन मेजर कैसे करते हैं? यस सर। ये पर लीटर वाटर में, वही जैसे हम लोग उसमें करते थे 10th में हम लोग पढ़ते ना कि पर लीटर वाटर में कितना सॉल्यूट है, वैसे सॉल्ट कंसंट्रेशन मेजर कर लेते हैं, है ना। तो बाई वॉल्यूम या बाई मास निकाल लो। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि बाई वॉल्यूम निकाल लेते हैं, है ना। तो यस दोनों तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 लीटर पानी लिया, देख लिया उसमें कितना सॉल्ट है। तो नेक्स्ट, यूरी हैलाइन, यूरी हैलाइन, हेलो मतलब सॉल्ट होता है। यूरी हैलाइन आर दोज एनिमल्स which can tolerate, यूरी हैलाइन्स are those animals which can tolerate high salt concentration. Uri haline are those animals which can tolerate high salt concentration. Full stop. Stenohaline are those animals which are restricted. Stenohalines are those animals which are restricted to narrow range of salt concentration. ठीक भाई। सर इसके एग्जांपल्स? जैसे यूरी हैलाइन में वही, जैसे ये हो गए आपके, स्टेनोहालाइन में तो हो गए प्रॉन्स, है ना, प्रॉन्स, लोबस्टर। आप देखो ना, पर्टिकुलर जगह पे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ईस्टुरीज में पाई जाती है, जहाँ नदी है ना, रिवर। तो इंडिया में देखो आप, जो कोलकाता वाला पॉइंट नहीं है, जहाँ पे गंगा गिरती है, गंगा यमुना मिलकर के गिरती है ना, तो उस वाले पार्ट में वहीं पे पाए जाते हैं। प्रॉन्स की बहुत ज्यादा वो होती है, रेयरिंग होती है, और बहुत ज्यादा प्रॉन्स कल्चर किया जाता है। और जैसे यूरी हैलाइन, शार्क आपको इंडियन ओशियन में मिल जाएगी, अरेबियन ओशियन में मिल जाएगी, सब जगह मिल जाएगी, पैसिफिक मिल जाएगी, अटलांटिक में मिल जाएगी, है कि नहीं, शार्क स्पीसीज। यस सर। तो हाँ, नेक्स्ट है एनुअल रेनफॉल। नेक्स्ट पॉइंट, एनुअल रेनफॉल determine the type of vegetation in any region. As in tropical area, heavy rainfall throughout year. As in tropical area, heavy rainfall throughout year. The main vegetation is evergreen forest. नेक्स्ट, अब अगला वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि स्क्लेरोफिल्स वेजिटेशन कहां पाई जाती है, बता सकते हो क्या?
स्क्लेरोफाइट कहाँ पाए जाते हैं? स्क्लेरो PHYLLUS स्क्लेरोफिलस फॉरेस्ट, है ना, जिन्हें आप बोलेंगे स्क्लेरोफाइट। बता सकते हो? नोट करो। इन कंट्रीज the heavy rainfall during winter, in countries the heavy rainfall during winter and low during summer, they contain sclerophyllus forest. Full stop. The plants are shrub, stunned height, मतलब shrub होंगे और height कम होगी। The plants are shrub, stunned height, comma, thick evergreen leaves, छोटी झाड़ियां होंगी, पत्तियां हमेशा हरी रहेंगी और मोटी होंगी। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ऐसा वेजिटेशन कहां पाया जाता होगा वर्ल्ड में, बताओ, जहां पे सर्दियों में बारिश होती है और गर्मी में बारिश नहीं होती? कौन बताएगा? बोलो भाई, एशिया ऐसा कहीं होता है क्या? हर्षित, अलीना, आर्यन, बताओ मेरे भाई, ऐसा कहीं होता है बारिश सर्दी में होती है? अरे दिल्ली में नहीं होती सर्दी में बारिश, बताना जरा। क्या जी आर्यन, होती कि नहीं होती है? यस सर, होती है। होती है ना, देखो ना, 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच जबरदस्त बारिश होती है 2-4 बार, और बहुत ठंड पड़ जाती है ना हमेशा। देखो मैं अक्सर भीग जाता था तो लेकिन वो एक्चुअली वहां पे वेजिटेशन नहीं पाई जाएगी। वो जो बारिश होती है वो कहाँ से होती है यार? बारिश का टाइम तो होता नहीं उस टाइम, वो कैसे होती है बारिश, कोई बता सकता है क्या? सर मॉनसून रिटर्न करता है। यस सर। ना भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो जब सर्दियां होती है ना, तो हाई एल्टीट्यूड में एक विंड चलती है 1100 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, जेट स्ट्रीम कहते हैं उसको, सुना है? यस सर। और जेट स्ट्रीम इसलिए बोलते हैं कि अगर फाइटर प्लेन में उनकी चपेट में आ जाता है तो वो क्रैश ही हो जाता है, इसलिए उनको जेट स्ट्रीम बोलते हैं। बहुत ऊंचाई पे चलती है वो, हवा टकराती है हिमालय से, एक चाइना, आधी चाइना की तरफ निकल जाती है, आधी घूम करके आ जाती है कहां? दिल्ली की तरफ, और उससे बारिश हो जाती है। जेट स्ट्रीम आती कहां से, कौन बताएगा? जेट स्ट्रीम, सर क्या, हाँ बोलो। सर आपने पूछा कहाँ से आती है? कहां से आती है? सर मेडिटेरेनियन सी। वेरी गुड। जेट स्ट्रीम मेडिटेरेनियन सी से पानी उठा करके लाती है जो दिल्ली में बरसाती। सोचो आप भाई साहब, कितनी दूर से पानी आता है जो दिल्ली में, जिससे बारिश होती है। दिल्ली में बारिश उसी से होती है सर्दियों में, है ना, और हमेशा होती है। मतलब कभी 1 दिसंबर के, 1 जनवरी, मतलब न्यू ईयर के आसपास हो जाती है, या फिर 15 दिन बाद होती है। इसी टाइम पे आप देखना होगी, 15 जनवरी के आस, 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में पक्का बारिश होगी, और कई 2-3-4 राउंड बारिश होगी, और तूफान के साथ में आएगी, क्योंकि वो जेट स्ट्रीम, और बहुत सर्दियां बढ़ जाती हैं, वो जेट स्ट्रीम की वजह से होती है। तो मेडिटेरेनियन सी वाला जो एरिया है ना, ऑलिव ऑयल, जहां ऑलिव की खेती जहां पर होती है, उन सभी जगहों पे स्क्लेरिफाइड वेजिटेशन पाएगी। मतलब कहां पे? जर्मनी में पाई जाएगी, इटली में पाई जाएगी ये वेजिटेशन, मेडिटेरेनियन सी के आसपास पाई जाएगी। ठीक है, नोट कर लो मानो, द वेजिटेशन विल बी फाउंड सर अराउंड ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होता है ना? राइट, इसी को वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोलते हैं इनको। तो जो बारिश होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, रोटेटिंग से नहीं होता, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती है। जेट स्ट्रीम का मतलब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, इसी को बोलते हैं। चलो, तो ये रही ज्ञान की बात। अब आगे आते हैं। अब जहां पर जैसे राजस्थान वाला एरिया है, तो वहां पर राजस्थान वाले एरिया में इंडिया में जो बारिश होती है वो भाई साहब 50 सेंटीमीटर से कम होती है, लेस देन 50 सेंटीमीटर, है ना। ऐसे एरिया को हम डेजर्टिक, यहां तो वेजिटेशन पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? जीरोफिटिक वेजिटेशन, है ना। वही अपंशिया वगैरह, कैक्टस वगैरह पाए जाते हैं। नोट करो, द रीजन वेयर रेनफॉल, द रीजन वेयर रेनफॉल इज स्कैंटी, the regions where
rainfall is scanty, are seen with desertic, or xerophytic vegetation, ब्रैकेट में लिख लो, less than 50 सेंटीमीटर, are seen with desertic और xerophytic vegetation. 50 से ऊपर अगर होती है ना तो उसको सेमी एरिड बोलेंगे, डेजर्ट नहीं बोलेंगे, याद रखना। अब मुझे एक चीज और बताओ, तो पहले आप मुझे बताओ व्हाट इज RH, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, कौन बताएगा? सर नॉर्मल ह्यूमिडिटी से कंपेयर करते हैं। नॉर्मल ह्यूमिडिटी से? हाँ बताओ तो, नॉर्मल ह्यूमिडिटी से सर कंपैरिजन में कम ज्यादा है, मतलब किससे कंपेयर? सर कंपैरिजन कंपेयर कंपेयर किससे करते हैं करता किसी है? भी, सर जिस एरिया के हम नाप रहे हैं, सपोज हमें नॉर्मल ह्यूमिडिटी, सपोज एरिया ए की ह्यूमिडिटी हमें पता है और उसे हम स्टैंडर्ड ले रहे हैं, तो एरिया एक्स की हम निकाल सकते हैं उसके कंपैरिजन में रेशियो लेके। इट्स नॉट दैट मच इजी। देखो, एट फिक्स टेम्परेचर, मान लेता हूं कि अभी जहां पे मैं रह रहा हूं वहां पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब मैं, मेरे घर के आसपास का जो एरिया है जहां मैं रह रहा हूं, यहाँ 25 डिग्री टेम्परेचर हम मान लेते हैं, है ना। इस 25 डिग्री टेम्परेचर में ये 1 लीटर एयर, मतलब 1000 मिलीलीटर जो एयर है, या यूं कहें 1000 सीसी जो एयर है, सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। ये जो एयर है ये मैक्सिमम कितनी मॉइस्चर को होल्ड कर सकती है? तो मुझे समझ में आया कि 25 डिग्री में यहाँ पे जो एयर है, या 1000 ml जो एयर है, 1 लीटर जो एयर है, ये 200 ग्राम वाटर को क्या करती है? 200 ग्राम वाटर को होल्ड करने की कैपेबिलिटी रखती है। इससे जैसे वाटर बढ़ेगा ये बारिश बन के गिर जाएगी। समझ में आया? यस तो ये क्या हुई? ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हुई एयर की। क्या है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो मैक्सिमम इतना वाटर, यहां पे 1 लीटर जो एयर है मैक्सिमम इतना वाटर होल्ड कर सकती है। अब मैंने देखा कि अभी करंट टाइम पे, आज के दिन, मतलब कि आज 17 सितंबर को मैंने देखा कि यहां पर 1 लीटर एयर में मात्र 50 ml या 50 ग्राम वाटर है। ठीक है, 50 ग्राम वाटर होना कितना चाहिए? 200 में, और है कितना? 50 ग्राम। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी में कितनी कहूंगा? 25। 1/4। समझ आया? 25% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्लियर है? सर टेम्परेचर 25 रहना चाहिए ना? नहीं नहीं, टेम्परेचर हर जगह के, मतलब एट पर्टिकुलर कोई भी फिक्स टेम्परेचर पे। सर ये दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। ठीक है, समझना मेरी बात को। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? एग्जांपल के तौर पे देखो, हर जगह का एवरेज टेम्परेचर अलग होता है ना, है कि नहीं? सर तो मैंने कहा कि सपोज दैट जहां मैं रह रहा हूं यहां पर आज 25 डिग्री, मतलब यहाँ का एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री है ना। यहाँ पे इस एरिया में एवरेज टेम्परेचर 25 रहता है। तो मैं देखूंगा कि 25 डिग्री पे यहाँ के आसपास की जो एयर है, 1 लीटर एयर है, उसमें कितना पानी मैक्सिमम ये होल्ड कर सकती है। तो मैंने देखा कि 25 डिग्री में यहाँ पे जो 1 लीटर एयर है वो 200 ग्राम पानी होल्ड कर सकती है, इतना मैक्सिमम होल्ड कर सकती है। तो ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड हो गया, है ना। ये स्टैंडर्ड मैंने निकाल लिया। यस अब सर। मैंने देखा कि आज 17 सितंबर को 1 लीटर एयर मैंने निकाली और मैंने देखा उसमें पानी कितना, मुझे पता लगा कि 50 ग्राम पानी। तो 200 ग्राम का कितना परसेंट है? 50 ग्राम 25%। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी Yes. कितनी हो गई? 25%। अब समझ आया? यस सर, स्टैंडर्ड कंसीडर करना एग्जैक्टली, होता है हमें बस। स्टैंडर्ड, और हर जगह का स्टैंडर्ड क्या करेगा? वेरी करेगा। वेरी करेगा। टेम्परेचर Yes. फिक्स क्यों है? अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। Yes सर। गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं ना, यस सर। क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? कम होती है। ज्यादा होते हैं। सॉरी, कम कम होती है। यस सर, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती राइट। है। तो नोट कर लीजिए, अब इस बात को आप नोट कर लो, मैं लिखवा सर। देता हूं। हाँ, सर मुझे क्लास लीव करनी पड़ेगी, फिजिक्स की क्लास है सर। कोई बात नहीं, कोई बात
ऑलमोस्ट सम अप ही करने वाले हैं हम लोग, नोट करो। The humidity of air is expressed. The humidity of air is expressed in terms of relative humidity. Humidity of air is expressed in terms of relative humidity. Full stop. It is the amount of water. It is the amount of water or moisture it is the amount of water or moisture in air as percentage of in air as percentage of amount of air can hold at saturation at existing temperature. Next point. High temperature increases. High temperature increases the capacity of air to retain moisture. High temperature increases the capacity of air to retain moisture and causes lower relative humidity and causes lower relative humidity. Next point. Low temperature causes higher relative humidity. Low temperature causes higher relative humidity by decreasing capacity of air, by decreasing capacity of air to hold moisture. अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर किस इंस्ट्रूमेंट से किया था, कौन बताएगा? बताओ भाई हर्षित। नोट करो, इंपॉर्टेंट है ये पूछा हुआ क्वेश्चन। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है और मतलब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय, सर बैरोमीटर से करते हैं? वो तो प्रेशर नापते हैं, एयर प्रेशर नापते हैं। साइक्रोमीटर, साइक्रोमीटर और पेपर स्ट्रिप हाइग्रोमीटर और थर्मो हाइग्रोमीटर, इनमें से किसी से भी नापा जा सकता है ना। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, अगला फैक्टर लाइट। तो लाइट कैसे डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करती है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लाइट और आगे के फैक्टर पढ़ेंगे। बताओ भाई, किसी को कहीं पे कोई भी डाउट हो कुछ बताओ भाई। लाइट का देखो टेम्परेचर से लेना देना होगा, है ना। तो काफी कुछ लाइट का जो पैटर्न होता है वो टेम्परेचर पे रिलेट करेगा। जहां पे लाइट ज्यादा पड़ेगी उधर टेम्परेचर ज्यादा होगा, जहां लाइट कम पड़ेगी टेम्परेचर कम होगा, है कि नहीं? यस Yes, सर। sir. सर ये टेम्परेचर बढ़ने पे ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम कैसे होती है? देखो ना, टेम्परेचर बढ़ेगा
तो एयर की वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि एयर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है कि नहीं? तो और Yes, ज्यादा sir. वाटर होल्ड कर पाएगी। Yes, sir. तो मान लो कि समझो 25 डिग्री टेम्परेचर है, हमने टेम्परेचर कर दिया 30, और 30 डिग्री में ये कैपेसिटी हो गई 300, ठीक है? Yes. ये तो 85 ग्राम है, तो अब क्या होगा, परसेंटेज गिरेगा कि बढ़ेगा? सर क्या क्या मतलब आपने 300 ग्राम के बाद क्या बोला आपने? अब 300 हो गया, 300 ग्राम। अब Yes, रिलेटिव, sir. अब ह्यूमिडिटी तो 50 ग्राम ही है ना प्रेजेंट टाइम पे, Yes, sir. Yes. 17 से को। तो अब क्या होगा, परसेंटेज कम होगा कि ज्यादा हुआ? सर परसेंटेज मतलब जो पहले हम अभी निकालते है, थे, पहले हम निकालते थे कि 50 ग्राम ये है, 200 ग्राम का कितना परसेंटेज है। अब क्या निकालेंगे, ये 50 ग्राम है, 300 का कितना परसेंटेज है? ओके ओके सर कम समझ गया। तो कम हुआ ना? यस सर यस। क्लियर भाई? इंशिया क्लियर? Yes, sir, clear. आर्यन ऑल क्लियर? यस सर। ठीक है, तो लाइट अगला फैक्टर डाल लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग लाइट स्टार्ट करेंगे, ठीक है? Okay, sir. चलो ठीक, बाय।